एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत लेसन 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आज का जो पार्ट नंबर 4 है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें वो पार्ट 5 होगा, उसमें कंप्लीट जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करते हैं। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्न आपको कह रहा है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो देखो बच्चों, आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि जनन सभी जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जनन सभी जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जनन से जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। जनन से जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता रहता है। तो बच्चों, ये पहला का आंसर सभी लोग लिख लेंगे कि जनन सभी जीवधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जनन से जीव जाति की निरंतरता बनी रहती है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। माने आप पढ़े भी होंगे कि जनन में अलैंगिक भी पढ़े हैं, लैंगिक भी पढ़े हैं, लेकिन आपको दोनों में ये बताना है कि जनन में दोनों में से कौन विधि अच्छी है। तो देखो बच्चों, जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन है। एकदम याद करना, जनन की अच्छी विधि लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों के आदान प्रदान होता है। एकदम निश्चित है बच्चों कि लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है, जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है। जिससे नए जीव की उत्पत्ति होती है तथा जीव के जैव विकास में योगदान देती है। तथा जीव के जैव विकास में योगदान देती है। बच्चों, तो ये जनन की अच्छी विधि कौन है? तो आप कहेंगे लैंगिक जनन जनन की अच्छी विधि है। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। देखो प्रश्न कितना अच्छा है। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा गया है। देखो आप कहेंगे उत्तर में कि आकारिकी और आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं। आकारिकी और आनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं, क्योंकि जो संतति जीव होते हैं बिल्कुल वह अपने जनक के समान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों। देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बने संतति को जीवित रहने के अच्छे अवसर होते हैं, क्यों। तो देखो बच्चों, आप आंसर में कहेंगे कि लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं इनमें अच्छे गुण आ जाते हैं। क्या कहा गया? लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं इनमें अच्छे गुण आ जाते हैं, जिससे उसे जीवित रहने के लिए अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं। लेकिन यह कथन सदैव सत्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ रोगग्रस्त जनक से रोगग्रस्त संतति का निर्माण हो जाता है। बात समझे? तो लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं इनमें अच्छे गुण आ जाते हैं, जिससे उसे जीवित रहने के लिए अच्छे गुण विकसित हो जाते हैं। लेकिन यह कथन सदैव सत्य नहीं होता है, क्योंकि कुछ रोगग्रस्त जनक से रोगग्रस्त संतति का निर्माण होता है। अच्छा बच्चों,
प्रश्न संख्या हम लोग आप 5 के पास चलते हैं। 5 में कहेंगे अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न। अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। माने जो अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है और लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इसी को आपको लिखना है। देखो बच्चों, आप उत्तर में कहिएगा कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति का गुण अपने जनक के गुण के समान होता है। पढ़े भी है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति का गुण अपने जनक के गुण के समान होता है, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति का गुण उसके जनक के गुण से भिन्न होता है। माने लैंगिक जनन में जो संतति का निर्माण होता है, जो संतति बनते हैं, वो बिल्कुल अपने जनक अपने माता पिता से अलग होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में जो जीव बनते हैं इसका गुण अपने माता पिता के गुण के समान होते हैं बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित कीजिए। माने कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन के मध्य क्या अंतर है, उसको आपको बताना है। तो कहेंगे, सुनो ध्यान से, कायिक जनन को प्रारूपिक जनन क्यों माना जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो आ जाओ। पहला आप लिखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, क्योंकि दोनों में आपसे अंतर पूछा है बच्चों। तो चलो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन देखो। पहला आप कहेंगे अलैंगिक में कि इसमें सिर्फ एक जनक की ही आवश्यकता होती है। जनक चाहे वो नर या मादा, माने एक ही जनक के द्वारा इसमें जीव या नए संतति की उत्पत्ति हो जाती है। लैंगिक जनन में इसमें 2 जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो आप अलैंगिक में कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, इसमें 2 जनक नर और मादा की आवश्यकता होती है। अच्छा, दूसरा कह सकते हैं इनमें युग्मक निर्माण अनिषेचन का अभाव होता है। माने इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। किसमें बच्चों? तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें जो होता है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन होता है। हालांकि जो लैंगिक जनन होता है इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन दोनों होता है। तीसरा, ये जनक के कायिक कोशिका में होता है। ये जनक के जो कायिक कोशिका होती है, जो लैंगिक जनन होता है, ये जनक के कायिक कोशिका में होता है। अच्छा, तीसरा कहेंगे ये जनक के जनक कोशिका में होता है। जो जनन कोशिका होती है वो जनन कोशिका में ये होता है। अच्छा, 4 नंबर कह सकते हैं कि इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। जो आपके पास लैंगिक जनन है तो इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो जो बच्चे होते हैं वो बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों। आ जाओ, अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 के पास। तो देखो बच्चों, 7 में क्या कहेंगे कि कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, 2 उपयुक्त उदाहरण दो। कह रहे हैं ना, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, 2 उपयुक्त उदाहरण दो। तो देखो बच्चों, आप आंसर में कह सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन जनक की ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है। पौधों के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती आदि हो सकता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। पुनर्जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि सर कि कायिक प्रवर्धन जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भाग कायिक भाग, जैसे कायिक भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है। पौधे के कायिक भाग, अगर कोई पूछे कि पौधे के कायिक भाग क्या होते हैं बच्चों, तो कह देना कि जड़, तना, पत्ती इत्यादि को पौधे का कायिक भाग होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। देख लो, कह रहा है 8 नंबर की व्याख्या करें
कि किशोर चरण क्या होता है, प्रजनक चरण क्या होता है, जीर्णता चरण या जीवन अवस्था क्या होता है। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें इसके बारे में बताना है कि किशोर चरण क्या होता है, प्रजनक चरण क्या होता है और जीर्णता चरण जीवन अवस्था क्या होता है। देखो किशोर चरण के बारे में अगर कोई पूछे, कहोगे किसी जीव में जनन अवस्था के पहले जो समय होता है, किसी जीव में जनन अवस्था के पहले जो समय होता है उसे किशोरावस्था कहते हैं। माने आप जानते होंगे कि जो स्त्री होती है उसमें 11 से 12 वर्ष की अवस्था में जनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो पुरुष होता है उसमें 15 वर्ष के बाद जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके पहले का जो समय होता है इसे हम लोग किशोर चरण कहते हैं। हालांकि आप उदाहरण में लिख सकते हैं कि स्त्री में 12 वर्ष के पहले का समय, पुरुष में 15 वर्ष के पहले का समय। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ आप उसके बाद से नए टॉपिक जिसका नाम है प्रजनक अवस्था, प्रजनक चरण। देखो कहेंगे इस अवस्था में जीव का जनन अवस्था प्रारंभ हो जाता है। प्रजनक जो चरण होता है तो इस अवस्था में जीव का जनन अवस्था प्रारंभ हो जाता है तथा इसमें पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अलग अलग जीवों में इसका भी समय अलग अलग होता है। हालांकि एक ही जीव से स्त्री पुरुष होता है उसमें भी इस समय 1-2 साल इधर उधर हो सकता है बच्चों। अच्छा बच्चों कुछ बातें आपको बता दें कि जब प्रजनक कहा है तभी आपको बताया गया कि स्त्री में 12 वर्ष के बाद यानी 12-13 वर्ष के बाद जो अवस्था होती है उसी को हम लोग जनन अवस्था कहते हैं। हालांकि ये 45 से लेकर के 50 वर्ष तक रहती है, उसके बाद से रुक जाती है। हालांकि पुरुष में जो होता है 15 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है और वृद्धावस्था तक होता है। ठीक है बच्चों, आओ देखो नोट में आते हैं हम लोग। तो नोट में क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो पहला कहोगे कि स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है तथा 40 से 50 वर्ष में ख़त्म हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो स्त्री होती है स्त्री में ये 11 से 12 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है तथा 40 से 50 वर्ष की अवस्था में ये ख़त्म हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, पुरुष में 15 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाता है और जब मृत्यु हो जाती है, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक ये समाप्त नहीं होता है। तो बच्चों ये प्रजनक अवस्था है, इसके बारे में भी आप से कोई पूछे तो इस चीज़ को बता सकते हैं। अब जो तीसरा टॉपिक था जीर्णता चरण या जीर्णवा अवस्था। देखो जनन के समय के बाद जो अवस्था आता है उससे हम लोग जीर्णता अवस्था कहते हैं। तो देखो जनन के बाद जो जनन करते हैं जनन के बाद जो अवस्था आता है उसे हम लोग जीर्णता अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जीव जनन नहीं कर पाते हैं। इस अवस्था में जो जीव होते हैं वो जनन नहीं कर पाते हैं। हालांकि इसी को हम लोग जीर्णता अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को वृद्धावस्था भी कहा जाता है। और आप स्त्री में क्या लिख सकते हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि जो 50 वर्ष के बाद का समय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीर्णता अवस्था कहते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा चलो, हालांकि पुरुष में भी 50 साल के बाद मान सकते हैं वृद्धावस्था, कोई जीर्णता अवस्था कहता है तो पुरुष में भी हम मान सकते हैं। अच्छा बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 9th के पास चलते हैं। 9th कहता है कि अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन को पाया जाता है, क्यों? अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। देखो आप आंसर में कह सकते हैं कि बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है जिसके फलस्वरूप नर और मादा गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है जिसके फलस्वरूप नर और मादा गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है जिससे नए जीव की
उत्पत्ति होती है और नया जीव अपने जनक जीव को से अलग होता है। हालांकि आप लगातार लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो जनक जीव बनता है वो अपने जनक जो संतति जीव बनता है वो अपने जनक जीव से बिल्कुल क्या होता है बच्चों, अलग होता है। ठीक है, चलो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर। 10 नंबर क्या कहता है, देखो बच्चों कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। देख रहे हैं, कह रहा है कि व्याख्या करके बताएं कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो देखो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन में जिस जीव का निर्माण होता है, इस जीव में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिका के आधा होता है। ठीक है, और बाद से आप कह सकते हैं इसमें कि अर्धसूत्री विभाजन में आधा होता है। उसके बाद से युग्मक जनन, तो युग्मक जनन के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम लोग युग्मक जन कहते हैं बच्चों। तो बच्चों आज की पढ़ाई यहीं तक रहती है, बाकी की जो पढ़ाई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। धन्यवाद।